जय हिंद। आज हम भारतीय संविधान के भाग 2 नागरिकता पर चर्चा करेंगे, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 5 से 11 तक है। देखिए, भारतीय संविधान में नागरिकता की अगर हम बात करें तो नागरिकता जो है यह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और भारत जो है वह एकल नागरिकता को अपनाता है, एकल नागरिकता को अपनाता है। अब एकल नागरिकता का मतलब यह होता है कि अगर एक साथ कोई व्यक्ति भारत का नागरिक या अन्य देश का नागरिक नहीं रह सकता, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है। ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है, लेकिन अमेरिका जो है वह दोहरी नागरिकता को अपनाता है, क्योंकि वहां पे कोई भी व्यक्ति अगर अमेरिका का नागरिक होगा तो वह राज्य का भी नागरिक होगा और केंद्र का भी नागरिक होगा। लेकिन भारत में क्या है, भारत में सिर्फ एकल नागरिकता है। कोई व्यक्ति अगर राज्य का है तो राज्य का नागरिक नहीं कहा जाएगा, वो क्या कहा जाएगा, वो भारत का नागरिक कहा जाएगा, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल की नॉलेज से करके समझें तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें या मान लेते हैं कि वर्तमान में कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, लेकिन वह एक साल बाद किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण करता है, तो उस कंडीशन में भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अब आगे हम देखें तो इसमें सबसे पहले आता है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में कहा गया है संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता, यानी अगर संविधान जब हमारा बना, जब संविधान हमारा लागू हुआ, आप सभी को पता है संविधान हमारा कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र बन गया। और उसी समय संविधान सभा के मेंबर ने हमारे आर्टिकल 5 में यह बात लिखी कि संविधान के प्रारंभ होने पर कौन कौन व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है। तो यहाँ पे कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो या उनके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। और इसमें एक बात कही गई कि या उस व्यक्ति का जन्म 1950 के बाद हुआ हो, तो वह भी व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक माना जाएगा। उसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6, अब देखो आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 में यहाँ पे एक बात कही गई, यहाँ पे पाकिस्तान से भारत आने वाले की बात की गई और यहाँ से कहा गया भारत से पाकिस्तान जाने वाले। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 को देखें तो पहले संविधान सभा के मेंबर इसको क्यों रखे, क्योंकि उनको पता था कि जो व्यक्ति आ रहा है पहले उनको भारत की नागरिकता दी जाए, जो जा रहा है उसको कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति आ रहा था, अर्थात पाकिस्तान से जो व्यक्ति आ रहे थे, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान से अलग हुआ, भारत से पाकिस्तान जब अलग हुआ, तो उस कंडीशन में कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जो पाकिस्तान से भारत आए, तो संविधान सभा के मेंबर ने उनको भी नागरिकता देने का प्रावधान यहाँ पे रखा आर्टिकल 6 में। आर्टिकल 6 में कहा गया पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता कैसे दी जाएगी, तो यहाँ पे एक शर्त रखी गई। और शर्त क्या थी, तो शर्त यहाँ पे रख दी गई कि अगर वह व्यक्ति, जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ रहा है, वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आ गया हो, भारत आया हो, तो इस कंडीशन में वह व्यक्ति स्वतः भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन अगर वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद, ध्यान समझिए, यहां पे पहले की बात की गई है, यहां पे बाद की बात की गई है कि अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आता है, तो यहाँ पे शर्त रख दी गई कि उस व्यक्ति को भारत में 6 माह तक निवास करना होगा, और जैसे वह 6 माह तक निवास करेगा उस व्यक्ति को भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ठीक है, अब आता है आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 में बात कही गई कि अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जा रहा है, तो उसके लिए क्या प्रावधान हमारे संविधान सभा में रखा गया। तो यहाँ पे हमारे संविधान सभा के मेंबरों ने एक शर्त रखी कि अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जा रहा है, तो उस व्यक्ति को नागरिकता कैसे दी जाएगी। तो यहाँ पे कहा गया कि अगर वह व्यक्ति 1 मार्च 1947 को भारत से पाकिस्तान चला गया हो, भारत से पाकिस्तान चला गया है, तो
तो उस कंडीशन में वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। यानी यहाँ पे एक बात कह दी गई कि अगर वह व्यक्ति 1 मार्च 1947 को 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया है तो उस कंडीशन में उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त मान ली जाएगी। लेकिन अगर वह व्यक्ति दोबारा आना चाहता है, दोबारा यानी अगर वो चला गया, कब गया, 1 मार्च 1947 को अगर वो भारत से पाकिस्तान चला गया तो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। लेकिन उसे संविधान सभा के मेंबरों ने एक मौका और दिया कि अगर वो चाहे तो पाकिस्तान से भारत पुनः आ सकता है, लेकिन कब आएगा, तो वही इस बात जो आर्टिकल 6 में कही गई थी वही बात यहाँ पे कही गई कि अगर वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के पहले, यानी 19 जुलाई 1948 के पहले वह व्यक्ति भारत आ गया हो तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन अगर वह 19 जुलाई 1948 के बाद आता है तब उसे भारत में 6 माह तक निवास करना होगा, और जैसे वो 6 माह निवास करेगा उसके बाद उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 जो है इसमें मूलतः उन पे चर्चा की गई है जो व्यक्ति भारत के निवासी थे या भारत के नागरिक थे, लेकिन कुछ कंडीशन थी जो वर्तमान में भारत के निवासी नहीं है, या कह सकते हैं कि भारत के नागरिक नहीं है, वह किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिए हैं, तो उनके लिए यहाँ पे प्रावधान किया गया। तो इसमें कहा गया भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता, जैसे इसमें क्या आएगा, भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता की बात कर ले तो उस कंडीशन में ये सभी जो होते हैं ये मूलतः क्या होते हैं, ये मूलतः विदेशी होते हैं, विदेशी मूल के व्यक्ति होते हैं, उनको हम कह सकते हैं। और इनके हिसाब से अगर हम देखें तो इनको जो है हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं। एक हम बांट सकते हैं एनआरआई, ठीक है, अप्रवासी भारतीय। उसके बाद होता है एक होता है पीआईओ, और एक होते हैं ओसीआई। ठीक है, अब इन पर हम चर्चा करते हैं कि एनआरआई क्या होते हैं, पीआईओ क्या होते हैं और ओसीआई जो है वो क्या होते हैं। ठीक है, देखो अगर हम बात करें पीआईओ तो अभी वर्तमान में आप देखे होंगे कि अमेरिका में एक नाम सुने होंगे आप जिनका नाम था कमला हैरिस। ठीक है, कमला हैरिस क्या है, अमेरिका के वर्तमान में नागरिक हैं और वहां के क्या हैं, वहां के उपराष्ट्रपति भी वहां की हैं। ठीक है, लेकिन कमला हैरिस का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं भारत के साथ भी जुड़ा है। क्यों जुड़ा है, क्योंकि कमला हैरिस की जो माता थी वो भारतीय थी और उनके जो पिता थे वो कनाडियन थे। अर्थात कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनकी माता क्या हो, भारतीय हो, और पिता कोई अन्य देश के हो, उनसे उत्पन्न जो संतान होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहते हैं पीआईओ। ठीक है, तो कमला हैरिस क्या है, कमला हैरिस पीआईओ हैं, अर्थात ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। अगर वो चाहें तो आज नहीं वर्तमान में कहीं भी चाहें तो भारत की नागरिक बन सकती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पीआईओ क्या होता है, एनआरआई क्या होता है और ओसीआई क्या होता है, इन सभी का रहने का स्थान क्या होगा, और अगर भारत में आए तो भारत में क्या क्या इनके लिए हमारे संविधान में उल्लेखित है, तो इन पर हम आइए चर्चा करते हैं। ठीक है, सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, देखिए अब हम 3 कॉलम बनाते हैं। एक पहले कॉलम में हम लिखते हैं एनआरआई, ठीक है, दिख रहा है, हाँ। दूसरे कॉलम में हम लिखते हैं पीआईओ और तीसरे में ओसीआई। ठीक है, देखो एनआरआई का मतलब क्या होता है, नॉन रेसिडेंटियल इंडियंस। क्या होता है, नॉन रेसिडेंटियल इंडियन। इसका मतलब होता है अप्रवासी भारतीय, अप्रवासी भारतीय। ठीक है, पीआईओ का मतलब क्या होता है, पीपल, क्या होता है, पीपल होता है,
PIO का मतलब होता है पीपल ऑफ इंडियन ओवरसीज, ओवरसीज, ठीक है। इसका मतलब होता है समुद्र पारीय भारतीय नागरिक, समुद्र पारीय भारतीय नागरिक, ठीक है। या इसको हम कह सकते हैं, एक सेकेंड, भारतीय मूल के व्यक्ति। इसका मतलब क्या होता है? भारतीय मूल के व्यक्ति। इसका मतलब होता है भारतीय मूल के व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद OCI की बात करें तो OCI का मतलब होता है ओवरसीज, यहां पे हमने गड़बड़ कर दिया क्या, एक सेकेंड, पीपल ऑफ ओरिजिन होता है, ठीक है, ओरिजिन, पीपल ऑफ क्या होगा, पीपल ऑफ ओरिजिन, ठीक है। पीपल ऑफ, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, ओरिजिन। OCI का मतलब क्या होता है? OCI का मतलब होता है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको हम कहते हैं समुद्र पारीय भारतीय नागरिक, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम चर्चा करते हैं, अगर NRI की बात करें तो NRI क्या होता है? ऐसे व्यक्ति जो भारत से किसी दूसरे काम के लिए, या कह सकते हैं कि पढ़ाई के लिए 182 दिन तक भारत से बाहर रह रहे हैं, उस कंडीशन में उन्हें हम कहते हैं NRI। NRI का मतलब क्या होता है? वो भारतीय तो हैं लेकिन वर्तमान में भारत में नहीं है, 182 दिन तक वो किसी अन्य देश में रह रहे हैं, तो उस कंडीशन में उन्हें अप्रवासी कहा जाएगा। यानी वर्तमान में भारत के नागरिक हैं लेकिन वो भारत में नहीं है। तो जो अप्रवासी होता है वो भारत के नागरिक होता है, लेकिन कब तक? तो याद रखिएगा ये लोग क्या होते हैं? ये होते हैं, इनका स्थान भले कहाँ है, इनका स्थान जो है भले विदेशों में है या विदेश में है, लेकिन ये क्या है? ये भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं, ठीक है। तो भारतीय नागरिक हैं ये, और ये लगातार 182 दिन ये भारत से बाहर हैं, ठीक है। यानी किसी देश की नागरिकता को ग्रहण नहीं किए हैं। तो अगर 182 दिन तक भारत से बाहर हैं और किसी देश की नागरिकता को ग्रहण नहीं किए हैं तो उन्हें हम कहते हैं NRI। अब इनका PIO की बात करें तो PIO आप जानते हैं कि ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, अर्थात इनके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत का निवासी रहा था या भारत का नागरिक था, लेकिन अब नहीं है। तो उस कंडीशन में जो उनके संतान होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम PIO कहेंगे। तो इनका जो मूल स्थान होता है वो कहाँ होता है? वह विदेश में होता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं? ये विदेशी होते हैं। ऐसे OCI की बात करें तो ये भी क्या होंगे? ये भी विदेशी होंगे, अर्थात इनका निवास जो होगा वो कहाँ होगा? विदेशों में होगा। अब अगर इनकी बात करें तो इनको अधिकार क्या क्या मिलेगा? इनको जो है अधिकार क्या क्या मिलेगा, ठीक है। इनको जो अधिकार मिलेगा, इनको सभी अधिकार मिलेंगे। जो एक भारतीय नागरिक के अधिकार होते हैं वह NRI को सभी अधिकार दिए जाएंगे। ऐसे हम PIO की बात करें तो PIO जो होते हैं इनको कुछ अधिकार दिए गए हैं, कुछ अधिकार इनको दिए गए हैं, और इनको भी कुछ अधिकार दिए गए, सब नहीं दिए गए, ठीक है। अब कुछ जो अधिकार हैं वो क्या क्या हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए कुछ अधिकार जैसे भारत में पर्वतारोहण करने की शक्ति यहां पे उनको दी गई है, पर्वतारोहण कर सकते हैं, ठीक है। भारत में ये पर्वतारोहण कर सकते हैं। और वित्तीय अधिकार इनको होता है, वित्तीय अधिकार इनको होता है। और क्या होगा? वित्तीय अधिकार के साथ साथ इनको आर्थिक अधिकार भी होता है, इनको आर्थिक अधिकार भी होता है। और जो अधिकार PIO को मिलते हैं वही सेम अधिकार किसको मिलते हैं? वही सेम अधिकार भी मिलते हैं OCI को, ठीक है। OCI जो होगा, जो भी अधिकार PIO को मिलता है वही सेम अधिकार OCI को भी मिलता है। लेकिन NRI जो होता है, जैसे एक भारतीय नागरिक जैसे हम लोग यहाँ पे हैं,
वैसे ही उस एनआरआई को पूरे अधिकार प्राप्त होते हैं। अब अधिकार क्या क्या होते हैं, जैसे हम बात कर लें शिक्षा का अधिकार। ठीक है, क्या है शिक्षा का अधिकार, दिख रहा है शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार जो होता है वह सभी को मिलता है, अर्थात एनआरआई को भी मिलेगा, पीआईओ को भी मिलेगा, और जो ओसीआई है उनको भी शिक्षा का अधिकार भारत में प्राप्त होता है। ऐसे ही और क्या मिलेगा इनको, तो इनको भारत में भारतीय मुद्रा में खाता खोलने की सुविधा, ठीक है, ये किसको मिलेगा, ये सभी को मिलेगा, जितने भी एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई सभी को मिलेगा। लेकिन अब कुछ ऐसे भी अधिकार हैं जो केवल एनआरआई को प्राप्त होते हैं। जैसे हम बात करें तो भारत में वोटिंग करने का अधिकार सिर्फ एनआरआई को प्राप्त होंगे। भारत में चुनाव लड़ने का जो अधिकार है वो सिर्फ किसको है, एनआरआई को प्राप्त है। ठीक है, तो ये सभी जो अधिकार हैं वो सिर्फ एनआरआई को प्राप्त हैं। कोई भी ओसीआई या पीआईओ जो होगा वो भारत में चुनाव नहीं लड़ सकता, भारत में वोटिंग नहीं कर सकता। सिर्फ कौन करेगा, सिर्फ एनआरआई करेगा, क्योंकि एनआरआई क्या है, एनआरआई भारत का वर्तमान में या भारत का मूल नागरिक होता है। भले ही विदेश में रह रहा है लेकिन वहां पे उसकी नागरिकता ग्रहण नहीं किया है। जब तक उसकी नागरिकता नहीं ग्रहण करेगा तब तक वो प्रवासी अर्थात एनआरआई माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बात आती है, जैसे हम बात करें पीआईओ की, तो पीआईओ और ओसीआई जो होते हैं वो सभी जो भारत के पड़ोसी देश हैं, ठीक है, वो व्यक्ति जो होंगे वह पीआईओ के अंतर्गत काउंट नहीं किए जाएंगे। ये आप लोग याद रखिएगा कि जो भी भारत के पड़ोसी देश के जो व्यक्ति हैं वो पीआईओ के अंतर्गत काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप सभी को ये बिल्कुल एकदम समझ में आ गया होगा। आप सभी लोग इसको नोट करिए और आगे हम देखते हैं उसके बाद आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 में क्या है, ठीक है, सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं आर्टिकल 9 क्या है। आर्टिकल 9 हमारा क्या है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल 9। देखिए आर्टिकल 9 यानी अनुच्छेद 9। देखिए इसमें कहा गया है कि भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। कब हो जाएगी, ठीक है, देखो कब होगी, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण करता है तो उस कंडीशन में भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त मानी जाएगी। क्यों, क्योंकि भारत एकल नागरिकता को अपनाता है और एकल नागरिकता में कोई भी व्यक्ति होगा सिर्फ भारत का नागरिक होगा, अन्य किसी देश की नागरिकता ग्रहण करेगा तो उसे भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त मानी जाएगी। ये आर्टिकल 9 में निहित है। ठीक है, यानी अगर कोई व्यक्ति है वह किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण करता है तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा। ऐसे ही बात करें आर्टिकल 10 की, तो आर्टिकल 10 में क्या है, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि नागरिकता के अधिकार का बना रहना, नागरिकता के अधिकार का बना रहना। ठीक है, अब देखो यहां पे इसके साथ अगर हम पढ़ें तो इसके साथ एक आर्टिकल आता है हमारा नागरिकता का आर्टिकल, जो लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 11, क्योंकि आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11 दोनों को साथ पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि दोनों में अंतर क्या है। इसमें कहा गया है नागरिकता का अधिकार, नागरिकता या कह सकते हैं नागरिकता में संशोधन। ठीक है, देखिए
इसमें कहा गया नागरिकता का अधिकार का बना रहना, और 11 में कहा गया है नागरिकता में संशोधन। ठीक है, देखो दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर यह है कि आर्टिकल 10 ये कहता है, आर्टिकल 10 कहता है कि अगर नागरिकता के अधिकार संबंधी जो भी कानून होगा, इस कानून को कौन बनाएगा, तो इस कानून को बनाएगा संसद, कानून बनाएगी। और यहाँ पे एक बात की गई है कि कानून संसद को जो कानून बनाएगी वो कहाँ बनाएगी, तो इसमें कहा गया आर्टिकल 10 में कि आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 8 तक जो भी संबंधित कानून हैं, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 8 तक की नागरिकता पर जो भी संबंधित कानून है, उस कानून को कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। लेकिन आर्टिकल 11 क्या कहता है, आर्टिकल 11 कहता है कि जो भी नागरिकता है, अर्थात पूरा 5 से लेकर पूरा 11 तक जितने भी नागरिकता में प्रावधान है, वो आर्टिकल 11 में कहता है कि नागरिकता में संशोधन कौन करेगा, बताओ, संसद करेगी। ठीक है, तो दोनों में अंतर यह है कि इसमें सिर्फ 5 से 8 तक की बात की गई है, और इसमें सभी नागरिकता जितने भी आर्टिकल्स हैं उस आर्टिकल की बात की गई है कि उसमें अमेंडमेंट अर्थात उसमें संशोधन कौन करेगा, संसद करेगा। तो आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो नागरिकता अमेंडमेंट या जो नागरिकता अभी तक हमारे यहाँ पे कानून आए, या जो नागरिकता कानून था हमारा, या नागरिकता जो अधिनियम था 1955 का, उसमें कितनी बार बदलाव हो चुका है और उसमें क्या क्या प्रावधान है। क्योंकि उस नागरिकता अधिनियम से हम किसी व्यक्ति की नागरिकता ग्रहण, कोई व्यक्ति नागरिकता ग्रहण कर सकता है और कोई व्यक्ति नागरिकता खत्म भी कर सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि जो नागरिकता अधिनियम है 1955 का, उसमें कितनी बार अमेंडमेंट हो चुका है। ठीक है, देखिए अब डालिए हेडिंग, नागरिकता कानून, नागरिकता कानून 1955। ठीक है, 1955। अब तक की अगर बात करें तो अब तक इसमें 6 बार अमेंडमेंट हो चुका है। ठीक है, इस कानून में अब तक हमारे संविधान में 6 बार अमेंडमेंट हो चुका है, और जो 6 बार अमेंडमेंट हुआ है वो कब कब हुआ है ये आप जानते रहिए। पहली बार जो इसमें संशोधन हुआ वह हुआ 1986 में। ठीक है, पहली बार जो अमेंडमेंट हुआ वह हुआ 1986 में। 1986 के बाद जो इसमें बदलाव हुआ वह 1992 में हुआ। 1992 के बाद 2003 में हुआ। 2003 के बाद इसमें जो बदलाव हुआ वह 2005 में हुआ, और 2005 के बाद 2015 में, और अभी लेटेस्ट तो आप जानते हैं, है ना, 2019 में। जो सर्वाधिक जो बवाल हुआ था वह 2019 वाले जो अभी नागरिकता में अमेंडमेंट किया गया, जो 5 आधार थे, ठीक है, उनको जब यहाँ पे जोड़ा गया पाकिस्तान को, यानी कह सकते हैं कि मुस्लिम जो समुदाय था उनको छोड़ करके। ठीक है, तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे 2019 को लेकर के जो सर्वाधिक बवाल हुआ था वो क्या था। ठीक है, उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी नहीं, लास्ट में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो इसको हम पढ़ते हैं कि इसमें जो है किस आधार पर नागरिकता कानून जो आया 1955 में, इसमें किस आधार पर कोई व्यक्ति नागरिकता ग्रहण कर सकता है और किस आधार पर कोई व्यक्ति नागरिकता को त्याग सकता है। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे हम देखते हैं, इसमें इसको हम 2 प्रकार से हम अगर बांटें तो 2 प्रकार से इसको हम बांट सकते हैं। जैसे नागरिकता कोई भी प्राप्त करना चाहे तो प्राप्त कैसे करेगा, देखिए ध्यान से, कोई व्यक्ति अगर नागरिकता अगर उसे लेना है तो कैसे लेगा वो। ठीक है, और कोई व्यक्ति को अगर नागरिकता समाप्त करना है तो समाप्त कैसे होगा। ठीक है, देखिए नागरिकता ग्रहण करने का 5 आधार हमारे यहाँ पे है। एक जन्म से आप नागरिकता कैसे ले सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे आती है कि वंश या वंशीकरण से। उसके बाद तीसरा आता है यहाँ पे पंजीकरण से नागरिकता। चौथा आता है देशीकरण से नागरिकता। उसके बाद 5वां आता है अर्जित भूभाग से नागरिकता। अर्जित भूभाग से नागरिकता। ठीक है, देखो कोई व्यक्ति अगर उसका जन्म
जन्म जैसे हम बात कर लें कि उसका जन्म कहाँ हो या किस टाइम में हुआ हो तो भारत का नागरिक जन्म से माना जाएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे कहा गया भारतीय संविधान में, यहाँ पे कहा गया कि कोई व्यक्ति है उसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1950 को या 1 जुलाई 1987 के पहले भारत में अगर जन्म हुआ है, भारत में अगर जन्म हुआ है तो वह व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, यहां पे कहा गया है कि 26 जनवरी 1950 को उसका जन्म हुआ हो या 26 जनवरी 1950 के बाद या 1 जुलाई 1987 के पहले उस व्यक्ति का भारत में जन्म हो गया हो तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। अब वंशीकरण की बात करें तो वंशीकरण का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखिए वंशीकरण का मतलब होता है वंश परंपरा की बात करें, वंश परंपरागत से व्यक्तियों की नागरिकता। यानी इसमें कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच, 10 दिसंबर 1992 के बीच, ठीक है, भारत में हुआ हो, 10 दिसंबर 1992 के बीच भारत में हुआ हो तो वह व्यक्ति वंशीकरण के माध्यम से उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, यानी ये कह सकते हो कि अगर कोई व्यक्ति है उसका जन्म 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच में अगर कोई व्यक्ति है उसका जन्म भारत के बाहर हो रहा हो तो उस कंडीशन में वह व्यक्ति, उसके माता पिता में से कोई भी एक व्यक्ति भारत का नागरिक हो तो उस कंडीशन में उसे वंशीकरण के माध्यम से उस व्यक्ति को नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, देखो फिर से एक बार ध्यान से, 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच उस व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर हुआ हो लेकिन जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को वंशीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अगर हम पंजीकरण की बात करें तो यहाँ पे देखो पंजीकरण और देशीकरण जो होते थे पंजीकरण तो उनके लिए था जो भारतीय मूल के व्यक्ति थे, या कह सकते हैं कि पहले भारत के नागरिक थे लेकिन वर्तमान में भारत के नागरिक नहीं हैं। जैसे हम बात कर लें पीआईओ की, पीआईओ और ओसीआई, ठीक है, इन दोनों की बात कर लें तो इन दोनों के लिए पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता ग्रहण करने की यहाँ पे प्रक्रिया रखी गई। और यहाँ पे कहा गया कि जो पीआईओ है अगर वह भारत में आकर के लगातार भारत में आता है और 7 वर्ष तक भारत में निवास करता है, 7 वर्ष तक उसे भारत में निवास करना होगा, उस कंडीशन में उसे पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात की गई? यहाँ पे बात की गई पीआईओ की। और ओसीआई की बात करें तो इसमें कहा गया कि अगर वह ओसीआई है तो उसे भारत में 5 वर्ष तक निवास करना होगा और 5 वर्ष तक भारत में निवास करेगा, उस कंडीशन में उसे पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अब देशीकरण की बात करें, देशीकरण जो था ये विदेशों के लिए था। कोई भी अगर विदेशी अगर भारत में मान लो रहने की उसकी मर्जी हुई कि भारत में रहना है और भारत की नागरिकता ग्रहण करना है तो उस कंडीशन में उसे देशीकरण से हम भारत की नागरिकता प्रदान कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे कहा गया कि अगर कोई विदेशी है उसके लिए यहाँ पे 2 बातें की गई कि पहली बात तो भारतीय संविधान का वो आदर करता हो और भारतीय संविधान के जो 22 भाषाओं का वर्णन है उस 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का वह जानकार हो और जिस देश का नागरिक हो उस देश की नागरिकता को त्याग दिया हो और नागरिकता त्यागने के बाद भारत सरकार को सूचित किया हो तो उस कंडीशन में वह जो विदेशी होगा वो भारत के नागरिक बनने के लिए योग्य माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे शर्त क्या थी? शर्त ये रख दी गई कि वह जो विदेशी होगा वह विदेशी भारत में आकर 14 वर्ष में, क्योंकि देखो जो विदेशी था उसके लिए 14 वर्ष था लेकिन यहाँ पे कहा गया कि वह 14 वर्ष में वह 11 वर्ष तक भारत में रहा हो, 11 वर्ष तक
भारत में रहा हो तो उसे भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या हुआ, अभी जब 2019 में एक अमेंडमेंट हुआ, जो नागरिकता कानून था हमारा 2019 में जब इसमें अमेंडमेंट हुआ तो यहां पे एक बात निकल कर आई, इसमें कहा गया कि जो भी व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 से 31 दिसंबर 2014 से जो व्यक्ति भारत में रह रहे हो, चाहे वो वैध हो या अवैध रूप से भारत में रह रहे हो, तो उस कंडीशन में 2019 तक, कब तक, 2019, ठीक है, यानी इस साल में जो क्राइटेरिया था वो कितना था, वो 5 वर्ष का था, यानी वो 5 वर्ष तक भारत में वैध या अवैध रूप से अगर निवास कर रहे हैं तो उस कंडीशन में उन्हें भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो देशीकरण के जो परिभाषा में देशीकरण में जो 14 वर्ष बात की गई है, अब उसे 2019 में कितना कर दिया गया, उसको कर दिया गया 5 वर्ष। यानी अगर कोई भी विदेशी है, ठीक है, जो प्योर विदेशी कह सकते हैं, वह व्यक्ति भारत में अगर 5 वर्ष तक निवास कर रहा हो तो उस कंडीशन में उसे देशीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, अब आता है हमारा अर्जित भूभाग। देखो, अर्जित भूभाग का मतलब आप जानते हैं, जैसे भारतीय संविधान में आप देखे होंगे कि 100वां अमेंडमेंट हुआ था, और जो 100वां अमेंडमेंट था वो 2015 में हुआ। जो बांग्लादेश के कुछ एरिया थे उस भारत सरकार को दे दिए गए, और भारत सरकार के कुछ जो एरिया थे वो बांग्लादेश से पास पहुंच गए। तो यहाँ पे बात आती है कि जो भारत सरकार जो अर्जित कर रही है, अर्थात जो क्षेत्र भारत सरकार अपने में मिला रही है, उसके जो नागरिक होंगे, अब उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी, तो उनके लिए अर्जित भूभाग, अर्थात जब उनको भारत सरकार अर्जित करेगी तो उनको तुरंत डायरेक्ट भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, जितने भी व्यक्ति होंगे सभी को भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ठीक है, ये बात आ गई कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है तो कैसे बन सकता है, उसके 5 आधार हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है, कोई भारतीय नागरिक है और उसे नागरिकता समाप्त करनी है तो कैसे समाप्त करेगा, चलिए उस पर चर्चा करते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 3 बातें की गई हैं। 3 बातें वो क्या क्या हैं, इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति नागरिकता का परित्याग करता है, परित्याग या तो समाप्त मानता है, समाप्त करता है, या नागरिकता जो है नागरिकता से वंचित कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो परित्याग का मतलब क्या हो, वह स्वयं से भारत की नागरिकता त्याग दिया हो, यानी किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया हो, तो वह क्या माना जाएगा, नागरिकता का परित्याग माना जाएगा। समाप्ति का मतलब क्या होता है समाप्ति का मतलब यह होता है कि वह व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर लिया हो। ठीक है, देखो परित्याग का मतलब क्या होगा, वह स्वयं से छोड़ दिया हो, और समाप्ति का मतलब यह होता है कि वह किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया हो। ठीक है, जब अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करेगा तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, अब देखो वंचित का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी राजद्रोही व्यक्ति होगा, ठीक है, किसी के ऊपर राजद्रोह लगा है, तो उस कंडीशन में जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो भी नागरिकता का प्रावधान है, जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगता है तो उसे आर्टिकल 20 और आर्टिकल जो 20 का खंड जो 3 है 2 है उसका संरक्षण से प्राप्त नहीं होता। तो उस कंडीशन में अगर किसी व्यक्ति मान लो राजद्रोह लगा है, तो उस राजद्रोह में उस व्यक्ति के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको उससे वहां से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस पर हम बात किए भाग 2 पर। भाग 2 अर्थात नागरिकता पर विशेष तरीके से हम आज बात कर चुके हैं, और वादा करते हैं कि आपको ऐसे ही पॉलिटी लगातार कक्षाएं प्रोवाइड की जाएंगी एकदम लास्ट तक, जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगा। आप सभी लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।